को जोड़ के बताया कीजिए, कुल 4 होंगे ना। तो इसके साथ ही कबीरदास की शुरुआत, कबीर को हम कोशिश करेंगे 4 दिन में यहां से पूरा करने की, आज का दिन मिला के। देखिए, कबीरदास के बारे में जो पहला प्रश्न आता है, जो पहला वर्ग है, वो है कि कबीर का मूल व्यक्तित्व कौन सा है। कबीरदास का मूल व्यक्तित्व, ये भी अपने आप में एक संकट है कि मूल व्यक्तित्व इनका क्या था। पहले इस प्रश्न को समझते हैं कि ये प्रश्न दरअसल है क्या, फिर देखेंगे कि इसका उत्तर क्या है। आपने जो बहुत सारे व्यक्ति इस दुनिया में देखे हैं, उनमें से कुछ व्यक्ति ऐसे देखे होंगे जिनका व्यक्तित्व एक ही होता है, एक आयामी व्यक्तित्व होता है। हालांकि ऐसा होता तो नहीं है, लेकिन एक आयाम सामने आता है बार बार। लेकिन हम एज्यूम कर लेते हैं कि ऐसे व्यक्ति भी होते होंगे, एक आयामी व्यक्ति। कोई ऐसा थका हुआ इंसान सोचिए अपने आसपास, जो एक ही चीज में लगा हुआ है, उसको किसी और चीज से मतलब ही नहीं है, एक ही चीज कर सकता है। कोई दूसरा काम उससे उम्मीद करेंगे वो ना कर सकता, ना उसे करने की इच्छा होती है। एक ही काम करने के लिए पैदा हुआ था, वही कर रहा है, वही करते करते मरेगा। कोई ऐसा व्यक्ति प्रसिद्ध हो बेशक, या वैसे कोई मोदी पर उतना लागू होगा नहीं मेरे ख्याल से। कोई और, जैसे एपीजे अब्दुल कलाम, लेकिन कलाम साइंटिस्ट भी हैं और साथ में मोटिवेटर भी हैं बच्चों के लिए भी। कौन, टोपी वाले भैया मुझे बोल रहे थे, रामदेव। ये ज्यादा ठीक लग रहा है मुझे। विराट कोहली हो सकता है, वैसे विराट कोहली एक्टिंग ठीक कर लेता है। आप देखेंगे विज्ञापनों में कपिल देव और सचिन को बोलना नहीं आता है, विराट एक्टिंग ठीक ठाक कर लेता है। और अब तो घर ट्रेनिंग में मिलती है उसको, तो हो सकता है कि जल्द ही वो एक अभिनेता बन के भी उभरे, क्या भरोसा। चलिए, कोई भी XYZ सोच लीजिए ना, मनमोहन सिंह टाइप को सोच लीजिए दिमाग में, जिससे आपको ये समझ में आए। इधर कोई है पीस जो हर बात में बोलता है आप। अरे इलेक्शन है, माना आप उस पार्टी के समर्थक है, हमेशा। सूरदास ने बताया कि राधा की स्थिति ये हो गई है विरह में, रात दिन पड़ी रहती है, कोई पास से निकलता बोले कृष्ण 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 कृष्ण, तो कोई 2 बूंद पानी डाल देता मुंह के अंदर, फिर थोड़ा और जोर से बोलते कृष्ण 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 कृष्ण, जैसे पानी खत्म हो फिर कृष्ण कृष्ण। तो इसको विरह की 9वीं अवस्था माना गया है, मूर्छा के बाद और मरण से पहले की अवस्था है। विरह की 10वीं अवस्था मरण मानी जाती है, जिसमें राम नाम सत्य हो जाता है। ठीक है। तो भाई, आम आदमी पार्टी का जो भी समर्थक यहाँ बैठा है ना, इतना समर्थन मत कीजिए कि हर बात में वही घुमा फिरा के। तो व्यक्तित्व हम मान लेते हैं 2 प्रकार के हैं, एक तो एक आयामी है और एक बहुआयामी है। बहुआयामी का मतलब है कि वो ये भी अच्छा कर लेता है, ये भी अच्छा, ये भी अच्छा, ये भी अच्छा, वो भी अच्छा, ये भी अच्छा और वो भी अच्छा कर लेता है, ऐसा कोई व्यक्ति अगर हो। और एक आयामी का मतलब है एक ही काम आता है, उसके बिना उसके दूसरा काम उससे कहोगे ना तो उसमें डब्बा गोल कर देगा, करना चाहेगा भी नहीं, और करेगा तो ऐसा करेगा कि आप सोचेंगे नहीं करवाते, इससे तो अच्छा रहता। तो एक आयामी व्यक्ति हमारे पास बहुत सारे हैं। हमारे पेरेंट्स में भी हो सकता है कि एक व्यक्ति आपको ऐसा लगता हो अपने पेरेंट्स में कि पापा हैं तो हमेशा है यही, उनको कुछ और सोचता ही नहीं है, हमेशा उनसे को फिल्म देख लो, मैं क्या फिल्म देखूंगा, तुम लोग जाओ, मैं क्या फिल्म देखूंगा, तो घूमने चल पड़ो, क्या घूमने में रखा है, ऐसी वहां भी होती है यहाँ भी होती है, घूम के क्या करेंगे। तो ऐसा कोई सड़ू किस्म का व्यक्ति अगर आपके आसपास हो, उसको आप एक आयामी व्यक्ति मान लीजिए। ठीक है, बहुत सारे होते हैं। एक आयामी के 2 मतलब है, एक तो जिसका आयाम है ही एक जो ट्राई तो करता है पर एक ही आयाम में चल पाता है, बाकी में चल नहीं पाता है, तो हम अल्टीमेटली मानेंगे एक आयामी व्यक्ति है। कुछ लोग होते हैं बहुआयामी, कुछ भी करते हैं तो झंडा गाड़ देते हैं, जैसे लियोनार्डो दा विंसी। मैं इस आदमी के बारे में जब जब पढ़ता हूं मैं घबरा जाता हूं कि ये कैसा आदमी रहा होगा। और एक हमारे अपने अमीर खुसरो, अजीब आदमी है, सितार भी बजा लेता है, तबला बजा लेता है, नए वाद्य यंत्र बना दिए, शब्दकोश लिख दिए,
पहेलियां, मुकलियां, ढकोसला, शब्दकोश, पता नहीं क्या क्या कर दिया। ऊपर से इतिहासकार तो है ही, ऊपर से सूफी भी है, ऊपर से इतना अच्छा मैनेजर है कि हर नए राजा से मैनेज कर लेता है। अमर सिंह वाली क्षमता भी है, मजाक समझते हैं? किसी भी शासक के साथ मैनेज कर लेने की क्षमता मजाक थोड़ा ना है। इतनी जबरदस्त पीआर स्किल्स लेके जो व्यक्ति पैदा हुआ है वो अमीर खुसरो हमारे इतिहास में। तो जब कोई व्यक्ति बहुआयामी हो, बहुमुखी प्रतिभा वाला हो, तो आपके सामने मूल समस्या एक आती है कि लियोनार्डो दा विंची जो है मूल रूप से क्या था, या अमीर खुसरो को मूल रूप से क्या माने? कवि माने, दरबारी माने, सूफी माने, या शब्दकोशकार मान लें, इतिहासकार मान लें, संगीतकार माने, क्या माने? और जिसको आप मूल मान लेंगे इसका मतलब है कि बाकी सब पर उसकी छाप दिखनी चाहिए। अब कबीर क्योंकि हिंदी साहित्य के बड़े यूनिक कवि हैं जो हर फर्म औलाद में है, उनके जैसा भक्त नहीं मिलता, उनके जैसा संत नहीं मिलता, समाज सुधार में उनका कोई मुकाबला है नहीं, कवि शानदार हैं ही। तो एक डिबेट पैदा हुई हिंदी साहित्य में कि इनको मूल रूप से क्या माने, और ये डिबेट शुरू हुई शुक्ल जी के कथन से। हालांकि शुक्ल जी का वो कथन कोट करके सवाल नहीं पूछा जाता क्योंकि वो बहुत सीधा कथन नहीं है, वो घुमा फिरा के कहते हैं। वो कबीर की तारीफ करते हैं किंतु तारीफ कविता की नहीं करते, तारीफ करते हैं निम्न वर्गों पर उनका उपकार कितना है। निम्न वर्गों की जनता पर कबीरदास का उपकार बहुत है, इसमें संदेह नहीं। उससे लगता है कि वो कहना चाह रहे हैं कि कवि के रूप में तो ये आदमी ठीक ठाक नहीं है, लेकिन हाँ इसने गरीबों, दलितों, वंचितों का कल्याण किया, इस रूप में याद रखना चाहिए। हजारी प्रसाद जी आए, उन्होंने कहा कि यह मत अत्यंत ही उपहासास्पद है। उनके मतलब ऐसी बातें आती हैं। और फिर साबित किया कि कबीर मूलतः भक्त हैं, बाकी सब सेकेंडरी बात है। फिर डॉक्टर धर्मवीर आ गए। डॉक्टर धर्मवीर दलित विमर्श की तरफ से आए, आईएएस अधिकारी थे केरल काडर में। फिर जब रिटायर हुए या मेरे ख्याल छोड़ दी जो उन्होंने लास्ट के कुछ सालों में, तब कबीर पे ऐसा लिखना शुरू किया कि कबीर पर उनकी 6 पुस्तकें लाइन से आई, पतली पतली। और उसका पूरी भाव यह है कि कबीर को बर्बाद करने में 2 ब्राह्मणों की सबसे बड़ी भूमिका रही है। पहला ब्राह्मण, वो पहला ब्राह्मण था रामचंद्र शुक्ल। उसने कबीर का ये किया, कबीर का वो किया, कबीर को ये किया, कबीर को वो किया। क्योंकि दलित समाज को रहता है कबीर हमारा आदमी है और हमारे आदमी के लिए आलोचना के प्रतिमान भी हमारी तरफ से होने चाहिए। और फिर क्या लिखा? पहला ब्राह्मण जितना बिगाड़ सकता था उसने बिगाड़ा, किंतु जो थोड़ा बहुत बचा था उसको बिगाड़ने के लिए दूसरा ब्राह्मण आया जिसका नाम है हजारी प्रसाद द्विवेदी। और उस ब्राह्मण ने ब्राह्मणवाद को बचाने के लिए यह सिद्ध कर दिया कि कबीर मूलतः भक्त हैं, न कि समाज सुधारक हैं। क्योंकि ब्राह्मणवाद को भक्त कबीर चाहिए, विद्रोही कबीर उनको झेला नहीं जाता उनसे। इसलिए कबीर की विद्रोह चेतना पर ठंडा पानी डालकर इन लोगों ने उसको भक्त साबित कर दिया। तो डॉक्टर धर्मवीर का विमर्श अभी तक हिंदी समीक्षा में स्वीकृत नहीं है, यानी आप डॉक्टर धर्मवीर की अप्रोच से उत्तर लिखें वो सुरक्षित नहीं है। हम जिस अप्रोच को लेकर चलेंगे वो अप्रोच हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की है। तो हम यही मान के चलते हैं कि कबीर के बहुआयामी व्यक्तित्व में जो केंद्रीय व्यक्तित्व है भक्त का व्यक्तित्व है। और इस वक्त तो साबित करने के क्या तरीके होते हैं, एक बार ये भी समझें कि क्या तरीके होते हैं। जैसे कोई आपसे पूछे कि आपका मूल व्यक्तित्व क्या है, आप में से कुछ लोग तो हरफन मौला किस्म के होंगे ही भाई। आप में से ऐसे कितने बच्चे हैं जो पढ़ाई में अच्छे रहे हैं शुरू से, और पढ़ाई के साथ कम से कम एक और फील्ड में अच्छे रहे हैं? हाथ खड़ा करें जो पढ़ाई में भी अच्छे रहे और एक फील्ड कम से कम और थी जिसमें अच्छे रहे, है ना? तो आप कम से कम 2 फन मौला तो हैं ही, और 2 से ज्यादा तो हर फन मौला हो जाएंगे। जैसे पढ़ाई के अलावा किस फील्ड में? लड़ाई करने में है, इसमें खेल। हाँ, कौन सा खेल? कोई भी खेल। क्या बात है, ऐसे लोग भी होते हैं, खेल उनको कोई भी खेल खिलवाओ अच्छा ही खेलते हैं हर खेल, ऐसे भी बच्चे होते हैं। और कुछ ऐसे गोलू होते हैं, कोई भी खेल खिलवा लो उनसे। जैसे फुटबॉल में खेलेंगे तो फुटबॉल बन जाते हैं वहां जाके कि मैं फुटबॉल बनूंगा, तुम सब मुझे मारना।
और क्रिकेट में विकेट बन जाते हैं कि मैं पीछे खड़ा हूं, उल्टा होकर खड़ा हो तो पीछे बॉल आएगी, मुझे लगी तो आउट माना जाएगा। तो आप में से जो लोग ऐसे हैं 2 या 3 या उससे ज्यादा मतलब क्षेत्रों के माहिर हैं, अगर पूछना हो कि उनका मूल व्यक्तित्व क्या है, क्या आप में से किसी को डाउट है अपने बारे में कि मेरा मूल व्यक्तित्व क्या है, समझ ही नहीं आ रहा अब तक? ऐसा किसी को डाउट है तो हाथ खड़ा करें। मैं पूछूंगा नहीं उनसे कुछ भी, वैसे जानना चाह रहा हूं क्या किसी को ऐसा संदेह या दुविधा होती है कि मेरा मूल व्यक्तित्व क्या है, पता नहीं चल रहा एग्जैक्टली। 1 2, सबको होती तो हाथ खड़ा करो। सबको होती है पर हाथ नहीं खड़ा करूंगा। 1 2 3 को हुई ना दुविधा, अब 4 को हो गई है। ऐसे सब लोग हाथ खड़ा करें जिनको लगता हो कि दरअसल मेरा मूल व्यक्तित्व क्या है बहुत क्लियर नहीं हो पा रहा, दुविधा सी रहती है। धीरे धीरे 50 हो गए, देखिए 40-50 हो गए। मैं और 2-3 बार बोलूंगा सब खड़े। और कितने लोग ऐसे जिनको अच्छे से पता है कि मेरा मूल व्यक्तित्व यही है और मुझे इसकी खोज करने की जरूरत नहीं है, वो भी लोग हाथ खड़ा कर ले। 1 2 3 4 5, क्या है मूल व्यक्तित्व बताइए? प्रशासक। कंफ्यूजन नहीं होता, प्रशासक बनना तो बनना, बात खत्म हो गई। प्रशासक, उसके अलावा कुछ करना ही नहीं जिंदगी में, चाहे जो हो जाए। कलेक्टर या पुलिस, अच्छा उसके अलावा कुछ हो ही नहीं पाता है, सिर्फ यही हो पाता है। ठीक, कुछ क्लैरिटी है ना भाई। कुछ लोगों को क्लैरिटी रहती है कि यही करना है तो यही करना है। सचिन को थी बचपन से। सचिन के पेरेंट्स ने बहुत कोशिश की कि वो पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले, जैसे भारत का हर पेरेंट मध्यवर्गीय बच्चे को बर्बाद कर देते पढ़ाने के पीछे। पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब, ये बकवास कर करके सारी प्रतिभाएं खत्म हो जाती हैं हमारे देश में। खूब कोशिश की पर बच्चा विद्रोही था, बच्चा बोला मैं तो खेलूंगा। घर में पिटता था, जाके बॉल को पीटता था उतना ही, और उससे महान खिलाड़ी बन गया। फिर पेरेंट्स ने कहा हमें तो बचपन से ही पता था। क्या पता था बचपन से? हमने तो पूरी कोशिश की कि वो ना बन पाए खिलाड़ी, और जब बन गया तो हमें तो बचपन से पता था। ये तेवर है। लेकिन जिस बच्चे को बचपन से पता है ना कि मैं किस चीज के लिए बना हूं, एकदम यूनिडायरेक्शनल, एक दिशा में सीधा चलता रहता है और कई बार सफलता के झंडे गाड़ भी देता है। सफलता की अधिकांश कहानियां इस प्रकार की हैं। कुछ दूसरे प्रकार की हैं, जिसमें से आप में जो पहले 2 लोगों ने हाथ खड़ा किया फिर करते करते 50 हो गए थे ना, उस रास्ते की बात करें तो हम में से अधिकांश व्यक्ति को सच में यह नहीं पता होता कि हमारा मूल व्यक्तित्व क्या है, क्योंकि वो इतना ढक जाता है। बच्चा पैदा हुआ, माँ ने कहा मैं इसको ये बनाऊंगी, बाप ने कहा ये बनाऊंगी, दादा कह रहे मैं तो ये बनाऊंगा, चाचा कह रहे मैं ये बनाऊंगा, मैं इसको रिक्शा वाला बनाऊंगा, मैं इसको पान वाला बनाऊंगा, मैं इसको ये बनाऊंगी, मैं उसको वो बनाऊंगा, सब चल रहा है। इतनी पट्टी पढ़ाते हैं बचपन में ही कि वो बच्चा भूल जाता है कि दरअसल वो क्या चाहता है। जैसे आप में से लगभग सब लोग आईएएस बनना चाहते हैं, लेकिन आप में से कम 1/4 होंगे जिनको मूलतः आईएएस बनने की इच्छा नहीं है। उनको समाज ने इतनी पट्टी पढ़ा दी है कि उनको ये भी समझ में नहीं आता कि आईएएस बनने की इच्छा उनकी अपनी इच्छा है या समाज द्वारा उनके ऊपर थोपी गई इच्छा है, ये भी समझ नहीं आता है। और ये आपके साथ ही नहीं हो रहा है, हर जगह होता है, अलग अलग तरीके से होता है। तो हम मूल व्यक्तित्व की पहचान के 2 फार्मूले समझ लेते हैं। पहला फार्मूला यह है कि किसी किसी अपवाद को छोड़ दे तो आमतौर पर यह प्रक्रिया निषेध के माध्यम से संपन्न होती है। निषेध की प्रक्रिया, इसका अर्थ क्या हुआ? मतलब मैं कुछ अपवाद छोड़ के कह रहा हूं। कोई बच्चा बचपन से कविता लिख रहा है, पेरेंट्स कह रहे बेटा पढ़ लो, कह रहे नहीं पापा मुझे कविता ही लिखनी है, मुझे हिमालय की गोद में जाके छोड़ दो, मैं कविता ही लिखूंगा छायावादी। पेरेंट्स को भी लग गया खिसका हुआ, जाके वहां छोड़ दिया, कविताएं लिखता है, बाबे महाकवि बन गया, उसको पुरस्कार मिला। पेरेंट्स कह रहे हमने बचपन में छोड़ दिया था, तब से अच्छा कवि बन गया है। ऐसी कम घटनाएं हैं ना, ज्यादा क्या है कि बच्चा भी कंफ्यूज है। एक दिन बोलता है बड़ा होकर कुल्फी बेचूंगा, क्योंकि ये कितनी भी खा सकता है, मुझे तो एक ही मिलती है हफ्ते में। तो फिर कुछ दिन में सोचता कुल्फी वाला ठीक नहीं है। फिर वो लड़का है तो बोलता है मैकेनिक बनूंगा, मैं बिजली की तार ठीक करूंगा, उसको पेचकस से खेलना अच्छा लगता है, तो ऐसी बात करता है। चेंज होता रहता है। इसका एक तरीका ये होता है कि आपके अंदर जो जो संभावनाएं आप ट्राई करते जाइए। आपने ए ट्राई किया, मैं ए बनूंगा, कुछ दिन में समझ में आया कि ये तो बकवास है। ऐसा होता है जीवन में कभी?
कि एक विकल्प ट्राई किया, मैं विकल्प करियर के सेंस में कह रहा हूँ मैं सिर्फ करियर और भविष्य के सेंस में कह रहा हूँ, बाकी हर सेंस आपकी अपनी सेंस है, चाहे वो सेंस हो चाहे नॉन सेंस हो, कुछ भी हो। मैं केवल करियर के सेंस में कह रहा हूँ, ठीक है। आपने एक करियर ऑप्शन ट्राई किया, अब मैं करियर बोलूंगा बीच बीच में, करियर ऑप्शन ट्राई किया, कुछ ही दिनों में लगा अरे यार ये तो बकवास है, तो वो बात नहीं है जो मुझ में है, वो बात नहीं है। फिर बी ट्राई किया, ये भी चौपट निकला। सी ट्राई किया, वो भी चौपट निकला। डी ट्राई किया, ये भी चौपट निकला। ई में लगा हाँ ठीक है, फिर भी ठीक है। और किसी को जो मौका मिला एफ ट्राई कर, अरे ये है ना बात, अब जाके मन मस्त हुआ है। एक तो ये तरीका है। आमतौर पर विभिन्न विकल्पों को खारिज करते करते आप उस विकल्प तक पहुंच जाते हैं जो विकल्प दरअसल आपके मूल व्यक्तित्व से जुड़ा हुआ था। एक तो ये है। पर क्या खारिज हर व्यक्ति कर पाता है, या दुनिया के या कम से कम भारत के कम से कम 90% व्यक्ति अपना जीवन उन विकल्पों के साथ जी रहे हैं जो दरअसल उनके मूल व्यक्तित्व के विकल्प नहीं है, किंतु वो ऐसा फंसे हैं कि निकल नहीं सकते वहां से। आप सहमत हैं? अपने पेरेंट्स को याद करके बताइए, याद मतलब सोच के उनके बारे में बताइए कि वो, जैसे आपके फादर अगर नौकरी करते हैं तो जो नौकरी कर रहे हैं आपके हिसाब से वो ये वाली नौकरी कर रहे हैं कि ये वाली नौकरी कर रहे हैं। जब कोई व्यक्ति 40-50 की उम्र में हो ना, उससे प्यार मोहब्बत से पूछिए कि आप जो काम करते हैं आप उससे खुश हैं या नहीं है। अगर ईमानदारी से बताए तो, ईमानदारी से ना बताए उसको दूध के अंदर कुछ पिला दीजिए, कुछ रसायन डाल के पिला दीजिए, हैं? सुबह जो होगा सो होगा, लेकिन अभी अभी तो ज्ञान प्राप्त कर लेंगे ना। और उसके बाद जब वो थोड़ा उस मूड में आ जाए, आज तेरा यार हवाई जहाज चलाएगा, इस मूड में जब वो आ जाए, तब उससे पूछिए कि पापा या मौसा या चाचा या ताऊ, आप जो काम करते हैं, जो नौकरी करते हैं, जो व्यवसाय करते हैं, आप उसमें खुश हैं? उसके बाद जो पाठ शुरू होगा, अखंड पाठ शुरू होगा, उसके बाद बीच में आंसू भी आएंगे, आवाज भर्राई भर्राई निकलेगी, और फिर उसमें आएगा अरे यार क्या करें, परिवार पालना है, बच्चे पालने हैं, क्या करें, मन तो इतना नहीं करता कि उठ के नौकरी पे जाऊं, पर क्या करें, बच्चे कौन पालेगा। फिर आप समझ जाएंगे बहुत मजबूर आदमी है तो। उसके मन में बड़ी इच्छा होती होगी विद्रोह करने की, छोड़ दूं ये नौकरी, मैं कुछ और करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, लेकिन जो रिस्क इन्वॉल्व है उसमें, उस रिस्क की, मतलब खुद तो आदमी खतरा उठा लेगा, लेकिन उस रिस्क के रेंज में परिवार भी तो आ जाएगा, बच्चे भी तो आएंगे, इस वजह से वो रिस्क ले नहीं पाता। और मेरे ख्याल से भारतीय समाज के 70, 80, 90% लोग इन्हीं में से किसी विकल्प में उलझे रहते हैं, उलझे उलझे जिंदगी खत्म कर देते हैं। और ऐसी व्यक्तियों के लिए कौन सा शेर है? सुबह होती है शाम होती है, जिंदगी गाओ गाओ जिंदगी यूं ही तमाम होती है। बस जी रहे हैं, उठे, तैयार हुए, वही 9:30 बजे लुंज पुंज होके ऑफिस चले गए, जैसे वो पीछे धक्का दे रहा हो जाने के लिए। फिर वहां जाके अधमरे पड़े हुए हैं, शाम तक पब्लिक आई कि ये काम कर दीजिए, 1 महीने बाद आना, अभी नहीं होगा, लंच टाइम हो गया है। अभी तो 12 बजे, हाँ 12 से 4 लंच टाइम होता है हमारा। तो वो सरकारी नौकरी वाला आदमी मनहूस नहीं है बेसिकली, वो भी सारा एक ही तरह का काम करते करते जो उसके मन का काम है नहीं, मनहूसीकरण का शिकार हो गया है। कुछ लोग विद्रोह करते हैं, कबीर जैसे, ये काम किया, पेरेंट्स ने बहुत बताया कि बेटा सरकारी नौकरी है, बेटा तुम किरानी हो, किरानी मजाक समझते हो, पूरे शहर में 4 किरानी है। किरानी बिहार में क्लर्क को बोलते हैं, कि पूरे शहर में 4 ही क्लर्क हैं, उनमें से एक तुम हो, ये नौकरी बहुत मुश्किल से मिलती है, पिछले जन्म के पुण्य किए होंगे तुमने, तब तुम क्लर्क बने हो। बच्चा कह रहा है ऐसा पापा, इसको छोड़ रहे हैं, कुछ और करेंगे। बाप ओझा को बुला लाया है झाड़ फूक करवाने के लिए कि बच्चे पर आत्मा चढ़ गई, झाड़ फूक कीजिए। ओझा ने खूब झाड़ू में मारी है, उसने पलट के ओझा का झाड़ फूक कर दिया, उसके बाद लिटा लिटा के झाड़ फूक किया उसका, क्योंकि बच्चा विद्रोही है, नहीं मानता। ऐसे विद्रोह किया, कुछ दिन में कुछ और बड़ा कर लिया, पटवारी का एग्जाम पास कर लिया। अब बाप सोच रहा है अरे बाप रे बाप, इतना योग्य बच्चा मेरे घर में था, पटवारी हो गया है। और बच्चा कह रहा पापा सोच रहे हैं कि ज्वाइन ना करें। पापा ने ओझा को फोन किया, बोला मैं नहीं आऊंगा इस बार भाई,
जब से पिछली बार से गया हूँ मेरा बिजनेस ठप पड़ गया, कोई बुलाता ही नहीं मुझे। बच्चा ज्वाइन नहीं करा। फिर उसने एग्जाम दिया, पुलिस इंस्पेक्टर हो गया। ओहो हो। उसके बाद एग्जाम दिया, डीएसपी हो गया, डीवाईएसपी, उत्तर प्रदेश पीसीएस का एग्जाम देके डीवाईएसपी सीओ सर्कल ऑफिसर हो गया है। तो पापा कह रहे बेटा अब तो पूरे शहर में मिठाई बांटूंगा, अब तो ज्वाइन कर ले। नहीं पापा, दिस इज नॉट इंटरेस्टिंग। मैं भी 24 साल का हूं और ये समय है आगे बढ़ने का। अब हम आईएएस का एग्जाम देंगे पापा। आईएएस का एग्जाम दिया, आईएएस भी हो गया। अब तो बाप ने बोलने बंद कर दिया। बाप कह रहे बेटा ज्वाइन तो नहीं करोगे ना? बाप को लग रहा कुछ और करेगा लगता है, इसके बाद राष्ट्रपति का एग्जाम देगा, इसके बाद बेटा ज्वाइन तो नहीं करोगे ना? क्योंकि है बंदे में दम है तो हर चीज खारिज करता है। कुछ दिन गया, 4 महीने काम किया, मजा नहीं आया, छोड़ो इसको, कुछ और करेंगे। और आईएएस में ज्वाइन कर लिया। 4 महीने बाद घर पे आया, पापा ने कहा बेटा बड़ा सारा सामान लेके आए हो। बोला छोड़ आए हैं पापा। अब क्या करोगे? पापा खेती करेंगे, ऑर्गेनिक फार्मिंग। अब आप समझ रहे बाप जीवित रहेगा, सदमे से मर जाएगा उस दिन। पता लगा बाप को अचानक, बाप दिल पकड़ के अचानक झटका खाया, नीचे गिरा और उसके बाद फिर उसी खेत में गड़ा जहां खेती होनी है, ऑर्गेनिक फार्मिंग। इस तरह का जो आदमी है ना, कमाल तो वही करेगा, सीधी सी बात है। बाकी लोग तो सुबह होती है, शाम होती है, जिंदगी यूं ही तमाम होती है, बाकी तो वही है। तो हम एक बात समझ सकते हैं, इस प्रोसेस में कोई व्यक्ति अपने मूल व्यक्तित्व तक पहुंचेगा या नहीं, गारंटी नहीं है। हो सकता है कि व्यक्ति ए से बी, बी से सी तक जाए और सी पे चल रहा था कि एक दिन राम नाम सत हो गया। मूल व्यक्तित्व को तलाश ही नहीं पाया, उससे पहले ही मूल में चला गया। लेकिन संभव है कि इस प्रोसेस में कोई आत्मविश्वास से भरा व्यक्ति प्रयोग करता रहेगा तो शायद उसको मूल व्यक्तित्व मिल जाएगा। और जिसको मिल जाएगा वो उसके बाद चेंज नहीं करेगा। और इसलिए अगर आप किसी की पहचान करनी हो कि वो अपने मूल व्यक्तित्व से युक्त कब हुआ, तो जीवन की शुरुआत में दिखेगा या जीवन के अंत में दिखेगा? अंत में दिखने की संभावना ज्यादा है। यानी जो व्यक्ति बार बार चेंज करे वो अंत में कहां रुका, आप समझ सकते हैं कि वो संभवतः उसके मूल व्यक्तित्व के सबसे नजदीक रहा होगा। एक तो ये है। एक दूसरी कसौटी है। इन 2 कसौटियों से आप अपने आप व्याख्या कर सकते हैं। पहली कसौटी, परिवर्तन करते करते कोई व्यक्ति कहां रुका। दूसरी कसौटी है कि मूल व्यक्तित्व का मतलब क्या होता है। देखिए, आप ये बताएं कि पाठ्यक्रम की पुस्तक पढ़ते समय आपको बहुत मजा आता है या लगता है कि क्यों ऐसा जीवन हमें ईश्वर ने दिया है? ये भाव मन में आता होगा ना पाठ्यक्रम पढ़ते समय। और कुछ ऐसे काम होंगे जिनको करते समय वक्त का पता ही नहीं चलता होगा, है ना? जैसे सोना, सोना कितना सोना है। जो बात नींद में है, आलसी पड़े कुएं में वही चैन है, दुनिया में हाथ पैर नहीं। अच्छा, एकदम होली वाले मूड में आप लोग आ गए, पूरा भजन गा के बता रहे हैं। तो कुछ चीजें ऐसी है कि उसमें इतना मजा आता है। सोना छोड़ के कोई एक्टिविटी करना, जिस एक्टिविटी में आप लोग इतना डूब जाते हैं कि आपका मन करता है कि होता ही रहे, हमेशा होता रहे। और कुछ ऐसा जिसमें समय गुजरता नहीं। ये रिलेटिव जो है ना, जो रिलेटिविटी का कंसेप्ट है सारा, सापेक्षता का, यही तो है कि किसी के साथ बैठे हैं तो चिंता है कि अरे 1 घंटा हो गया, टाइम खत्म ना हो जाए। अरे नहीं, अरे नहीं, आज जाने की जिद ना करो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, आज जाने की जिद ना करो। और दूसरा व्यक्ति आया है और अब जैसे आया आप घड़े देख रहे हैं और पढ़ाई ठीक चल रही है? हाँ ठीक चल रही है। फिर देखिए घड़ी कब जाएगा, जाना भाई, कितना चाटेगा, जाओ। क्योंकि आपका जो मूल व्यक्तित्व है उससे रमता नहीं है। और जहां रमता है वहां तो 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे और 6 घंटे बाद कोई कहे अरे हाय दैया 6 बज गए, और आपको 6 बज गए पता भी नहीं चला। मुझे लगा 12:15 हुए होंगे, अभी 12 बजे ही तो आए थे, 6 घंटे हो गए।
क्योंकि वहां आप रमे हुए हैं। तो मूल व्यक्तित्व की दूसरी पहचान है जहां व्यक्ति रम जाए। रम जाए, रम पिए नहीं, रम जाए, जहां व्यक्ति रम जाए, वरना रम पियड़िया हो जाएगी। जहां व्यक्ति रम जाए यानी कि डूब जाए, जिस चीज में डूब के मजा आए ना। अगर किसी व्यक्ति का प्रोफेशन ऐसा हो जिसमें वो डूब जाता हो, यहां डूबने का मतलब आनंद में डूब जाना है, डूब जाता हो। जैसे किसी को मजा आता है किसी चीज में, गाने में, आपने कहा चल आज से सिंगर ही बन गया तू, अब दिन भर गा बस मस्त रहे। वो रियाज करता है, नई धुनें बनाता है, फिर जब हो गया रियाज, एक फिल्म में वो गीत आ गया, वो फेमस हो गया, दुनिया भर से बुलावा आता है, जहां जाता है वहां गाता है, घर पे आता है रियाज करता है, नए गीत लिखता है, नया संगीत की धुन रचता है। ये जितना मस्त रहेगा ना, मतलब एक समय के बाद बोरियत इसको भी होगी। अपनी रुचि का काम 24 घंटे करने से बोरियत होती है, तो बीच में ब्रेक मिल जाने से वो चीजें ठीक हो जाती है। लेकिन ये व्यक्ति अन्य व्यक्तियों की तुलना में जितना खुश रहेगा अपने जीवन से, उसकी बात ही अलग होगी। तो जिस काम में आप डूब जाते हो, और मुझे शक है कि आप में से 2-4 बच्चे ऐसे भी हैं जो पढ़ाई में डूब जाते होंगे। आप में से ऐसे कितने लोग जिनको पढ़ना अपने आप में अच्छा लगता है। पढ़ाई आईएएस के लिए तो है, वो तो ठीक है, लेकिन पढ़ाई अपने आप में पढ़ाई के लिए भी मन में आती है कि कुछ नया पढ़ने का मन करता है। हाथ ठीक से ऊपर करो, शर्मा मत यार। कि कुछ नया पढ़ा, मजा आया, कुछ नया सीख लिया। हाँ, यही बैठे हैं सुकरात के वंश के लोग, थोड़े से जो बचे हुए इस दुनिया में ना, सुकरात के वंश के कुछ ही लोग बचे दुनिया में, वो यही बैठे हुए हैं। अब हम 2 कसौटियां लेके चलेंगे। ये कसौटियां किसी आचार्य ने बताई हैं, हम कॉमन सेंस से निकाल रहे हैं। हम कबीर को लेके फैसला करना चाह रहे हैं। मेरा फैसला तो हजारी प्रसाद जी कर गए पहले ही, और वो ये कि कबीर भक्त हैं। उस फैसले पर मुहर लगाने के तर्क हमारे पास 2 हो सकते हैं। एक ये कि कबीर अपने व्यक्तित्व में बार बार चेंज करके अंततः कहां रुके हैं, और दूसरा कबीर अपने व्यक्तित्व के किस पहलू में डूबते हैं, आनंद की स्थिति में आते हैं, चरम मस्ती के भाव में आते हैं। इन 2 कसौटियों का प्रयोग करके अंत में उत्तर एक ही आना है, वो है भक्त। तो हम मानेंगे तो भक्त ही, क्योंकि अभी हिंदी साहित्य में सामान्य राय यही है। चलिए, अब आप एक अंतिम सवाल का जवाब और दे दीजिए मुझे, जिससे आपकी एक हमेशा के लिए तनाव दूर हो जाएगा। आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं जिनकी हिंदी भाषा अच्छी है किंतु अंग्रेजी भाषा अच्छी नहीं है? हाथ खड़ा कर दे। संकोच नहीं करना है, एकदम खुल के हाथ खड़ा कीजिए, संकोच बिल्कुल नहीं करना है। हिंदी अच्छी है, अंग्रेजी अच्छी नहीं है। मैं ऐसा करूँ, 4 ऑप्शन बना देता हूँ, आप अपना चुन लीजिए और फिर उसमें से बताइए कि आप कौन से वर्ग में आते हैं। ये हिंदी है, ये इंग्लिश है, ठीक? हिंदी अच्छी, इंग्लिश अच्छी, हिंदी भी चौपट, इंग्लिश भी चौपट, हिंदी अच्छी, अंग्रेजी चौपट, अंग्रेजी मतलब समझ गया, चारों विकल्प, दोनों अच्छी दोनों खराब, हिंदी अच्छी, इंग्लिश चौपट, इंग्लिश अच्छी, हिंदी चौपट।